बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये वाला कॉर्टिकल स्ट्रक्चर वेरिएशन पढ़ती है। तो इस पैराग्राफ में एक क्लासिफिकेशन किया गया है कॉर्टिकल लेयर्स का, क्योंकि कॉर्टिकल हमने पढ़ा कि कॉर्टेक्स जो था ये 6 लेयर से बना था, फ्रॉम आउटर टू इनर 6 लेयर्स थे, सही है। तो इन 6 लेयर्स जो कहीं पर सारे के सारे डेवलप होते हैं, लेकिन कहीं पर सारे के सारे डेवलप नहीं होते। तो जहां पर सारे के सारे डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं होमोटिपिकल, सही है। वो कॉर्टेक्स क्या होगा? होमोटिपिकल कॉर्टेक्स हो गया, होमोटिपिकल एरिया हम कह सकेंगे। और दूसरी तरफ हेट्रोटिपिकल हो गया, तो ये वहां पर 6 लेयर में कुछ ना कुछ लेयर डेवलप नहीं होंगे और हमें प्रिडोमिनेंटली दिखाई नहीं देंगे। तो फिर इसके फर्दर 2 टाइप्स है, एक है ग्रेनुलर टाइप, एक है एक ग्रेनुलर टाइप। जो ग्रेनुलर टाइप है इसमें जो ग्रेनुलर लेयर्स थी, लेयर नंबर 2 जिसको बोलते था एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, लेयर नंबर 4 जिसको बोलते था इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, जिसमें डेंसली कौन सी सेल्स थी? स्टिलेट सेल्स थी। वो क्या होंगे? इस लेयर में विल डेवलप होंगी। जबकि पैरामिडल लेयर्स जो थे एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरामिडल लेयर 3 and 5 हाँ वो पुअरली डेवलप होंगी। अब क्या है कि ये जो लेयर 2 लेयर 3 है और ये लेयर 5 है, सही है, ये दोनों क्या है? ये वेल डेवलप नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो लेयर 2 है ना एक्सटर्नल, लेयर 3 डेवलप नहीं सही है और इंटरनल ग्रेनुलर ये भी मर्ज हो जाएंगे और नीचे प्यूजिपाम लेयर जो है ना ये वाला 5 भी नहीं है तो इसके साथ शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह ये बुक में ये बात लिखी गई है कि लेयर 2 थ्रू 5 मर्ज इनटू अ सिंगल लेयर ऑफ प्रेडोमिनेंट ग्रेनुलर सेल्स, सही है। अब बात यह है कि जो ग्रेनुलर टाइप है ये कहाँ पाएगा? ये जो हमारे सेंट्रल सर्कस के पीछे पोस्ट सेंट्रल एरिया था वहां पर ज्यादातर होगा। फिर लेटरल सर्कस के ऊपर यहाँ पर टेम्पोरल लोब पर सुपीरियर टेम्पोरल लोब में था और उनके नीचे जो हाइपोकेम्पल एरिया था वहां पर ये प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्रेनुलर टाइप है ये ऑलमोस्ट इसकी अपोजिट है। किस तरह अपोजिट है? क्योंकि इसमें क्या था, जो पैरामिडल लेयर है ना 2 and 5 ये क्या हो, सॉरी 3 and 5 पैरामिडल लेयर है, ये बहुत हाईली डेवलप होंगे, लेकिन जो 2 and 4 ग्रेनुलर लेयर है ये पुअरली डेवलप होंगी। तो इनके बीच में जो 2 है ये पुअरली डेवलप होते हैं, इसलिए 3 and 5 जो है ना एक दूसरे के साथ मर्ज करके एक बहुत बड़ा लार्ज टाइप लेयर बनाते हैं। और इनमें क्या होते हैं? ग्रेनुलर सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह दिखाई देते हैं कि ये ग्रेनुलर सेल का एक ही लेयर है। और ये जो होता है ना ये ज्यादातर प्री सेंट्रल गायरस में होते हैं और कुछ फ्रंटल लोब के कुछ और एरिया में भी होते हैं और ये ज्यादातर मोटर इफेरेंट फाइबर्स देती है। ये बात बताई गई। फिर इसके बाद आ जाता है कॉर्टिकल मैकेनिज्म का टॉपिक। तो पहले ये कहते हैं कि डिफरेंट रिसर्च और टेक्निक के जरिए से हमने कुछ ऐसे तरीके ईजाद किए जिससे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स की स्टडी कर सके, लाइक इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, एमआरआई वगैरह हो गया। फिर क्या कहते हैं कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो वर्टिकल यूनिट्स और कॉलम में जो है ना फंक्शनल एक्टिविटी के लिहाज से अरेंज किया है। तो इस वर्टिकल कॉलम का क्या होता है? ये इस तरह लिया गया है, इसका एक खास वेट होता है, लेंथ होता है और ये असल में ये एक ऐसा यूनिट ले लेते हैं कि इसके साथ क्या हो? इनपुट हो, इसको एफरेंट फाइबर भी आती है, वो क्या हो? सेंसरी, और इसका एक अपना आउटपुट हो, जो आउटपुट क्या होता है? इसका मोटर फंक्शन होता है। इसके अलावा इस ये लेट से यहाँ पर एक और यूनिट है जो हमारे हॉरिजॉन्टल सेल होंगे, लाइक हॉरिजॉन्टल सेल आपका जल वगैरह, वो भी एक दूसरे के साथ जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सके। तो ये सिंपल इस तरह के एक यूनिट ले लेते हैं। उनमें क्या होते हैं? 6 लेयर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स होते हैं, इफरेंट फाइबर्स होते हैं, इनमें इंटरनल से न्यूरॉन होते हैं और वो जो सारे के सारे लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रखते हैं। तो ये इस तरह का एक कॉर्टिकल मैकेनिज्म में एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, सही है। लेकिन फिर क्या है कि जो हमारी एक एरियाज ली गई है ना इसका अलग अलग फंक्शन है, सही है। अब बात यह है कि इसके बाद कहते हैं ना कि कॉर्टिकल एरियाज, इसके अलावा एक साइंसदान था जिसका नाम था ब्रॉडमैन, उसने 50 एरियाज में क्या किया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया और उन 50 एरियाज को क्या दिए गए हैं? नंबर दिए गए हैं, लाइक एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3 etc। ये डिवीजन का भी एक खास मकसद यही है कि ये क्या हो, हमारे जो स्टडी है ना, हम जब स्टडी करेंगे वो कन्वीनियंस हो जाए, इजी हो जाए और हम हर जगह के को अलग अलग लर्न कर सके। अब ये जो फंक्शनल एरिया है ना ये हर लोब में अलग अलग है और हर लोब में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये है। तो सबसे पहले हम फ्रंटल लोब पढ़ेंगे और इसमें जो फंक्शनल एरियाज है उसको डिस्कस करते हैं। तो अब फ्रंटल लोब में जो सबसे पहले एरिया है उसको बोलते हैं प्री सेंट्रल एरिया। तो ये डिस्कस करते हैं। तो प्री सेंट्रल एरिया क्या है? ये जो हमारा सेंट्रल सर्कस है इसके आगे वाले ये जो एरिया है ये सारा का सारा क्या है? ये रेड डॉटेड है। ये इस तरह लेटरल व्यू से सुपीरियरली जाकर मीडियल व्यू पर भी जाते हैं और मीडियल व्यू में जो हमारा पेरा सेंट्रल लोब्यूल बनता था ना, इससे जो आकर ये जो जगह बनता था ये वाला, उसके साथ ये इंटरकनेक्ट होता है, वो भी इसमें आ जाता है। अब हिस्टोलॉजी के लिहाज से इसकी 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक, इसमें जो ग्रेनुलर लेयर थे वो सारे सब के सब एब्सेंट होते हैं। दूसरा, इसमें जो पैरामिडल लेयर्स होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है और जो जेंट पैरामिडल सेल थे, बेड सेल, वो भी इसमें हाई कंसंट्रेशन में होती है, फ्रॉम ऑलमोस्ट 25,000 to 30,000 में होती है और ये ऑलमोस्ट 3% ऑफ द कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जो नीचे की तरफ जाती है, ये वाली जो ट्रैक्स जाती है इसको कंट्रीब्यूट करता है।
और इनका कंसंट्रेशन जो होता है ये जो मीडियल साइड पर पेरासेंट्रल लोब्यूल था और इसके आगे ये जो सुपीरियर रीजन है इसमें क्या है बेड सेल के कंसंट्रेशन हाई होते हैं। अगर हम इस तरह हाई आगे की तरफ जाते हैं फ्रंटल लोब में तो फिर भी बेड सेल्स की कंसंट्रेशन रिड्यूस होते हैं। अगर हम नीचे की तरफ ये जो लेटरल सल्काई है इसकी तरफ आते हैं तो फिर भी इन बेड सेल की कंसंट्रेशन कम होता जाता है। अब ये जो डिसेंडेंट रेस्ट है वो इन सोमेटोसेंसरी एरिया से नीचे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस के जरिए पीछे क्या है सेंसरी एरिया होते हैं उसमें भी कुछ फाइबर्स नीचे की तरफ इन डिसेंडिंग ट्रैक्स में जाते हैं, लेकिन वो मस्कुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि वो सेंसरी इनपुट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो इनपुट्स आते हैं उनमें मदद देते हैं। अब ये जो प्री सेंट्रल एरिया है ये दो एरिया में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेंट्रल एरिया जिसको बोल्ट्जमैन एरिया नंबर 4 है, और एक है प्री मोटर एरिया, इसको सेकेंडरी मोटर एरिया भी कहते हैं, इसका नंबर है 6। और इसके अलावा 8, 44 एंड 45 एरिया का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो अब ये जो पीछे वाला है ये पर्पल कलर वाला ये प्री मोटर एरिया है, और ये जो है ना ये ये प्राइमरी मोटर एरिया है, ये प्री मोटर एरिया है। जो प्राइमरी मोटर एरिया है ये सेंट्रल सर्कस के आगे ही है और सेंट्रल सर्कस का भी कुछ ना कुछ इस गायरस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो सेकेंडरी मोटर एरिया है ये जो यहाँ पर 3 गायरे है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरे है, इनकी पीछे है और इस प्राइमरी मोटर एरिया के आगे है। अब अगर हम इस प्राइमरी मोटर एरिया को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे दे तो हम दो तरह की मूवमेंट्स देख सकते हैं। एक हमें अपोजिट बॉडी पर लोअर जो हमारे जितने भी बॉडी है उन पर अपोजिट बॉडी पर मूवमेंट देखते हैं हम। दूसरी हम जो होते हैं ना जो हमारी आईज है, इसके अलावा अपर पेस है, टंग है, फेरेंक्स वगैरह है, उसमें हम बाइलेटरल मूवमेंट देखते हैं, दोनों साइड्स की मूवमेंट देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होते हैं ये क्रॉस कर देते हैं और कंट्रोलेटरल बॉडी की मसल सप्लाई कर देते हैं, और हमारे अपर फेस और आईज की जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है उनको दोनों बाइलेटरली क्या करते हैं सप्लाई कर देते हैं। अब ये मोटर एरिया के साथ इन्वॉल्व है तो फिर उन्होंने क्या किया कि होमनकुलस के बारे में बात की है कि होमनकुलस में जो इन्वर्टेड पाम हमें दिखाई देते हैं इस डायग्राम में। अब हम इसको स्टडी करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो लेरिंग्स है, फेरिंग्स वगैरह जितने भी अपर एक्सट्रीमिटी है और फेस नेक वो है वही क्या है वो लेटरली रिप्रेजेंट किया गया है, हैंड वगैरह, जबकि और इन्फीरियरली जबकि जो हमारा फुट है, लिग वगैरह, ट्रंक है, लोअर एक्सट्रीमिटी है उसको इस तरफ की रीजन में मीडियली और अपर रीजन में क्या किया है इसको एरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ना कि हमारा जो लोअर लिम है और लोअर बॉडी है उसको अपर रीजन में है, और अपर लिम और उसका जो अपर एरिया ऑफ द बॉडी है फेस नेक वगैरह वो इस तरह लेटरल और इंफीरियर रीजन में है। तो ये बॉडी की एक उल्टा सिस्टम है, इसलिए ये इन्वर्टेड फेसेस ही है। अब दूसरी बात ये कि जिस जगह को ज्यादा मूवमेंट की जरूरत होती है और फाइन मूवमेंट की जरूरत होती है तो उसको ज्यादा रीजन से न्यूरॉन्स जाते हैं। जिस तरह के यहाँ पर एंड होते हैं वो बहुत बड़ा ड्रा किया है। क्यों ड्रा किया? क्योंकि यह से ज्यादा ही कॉर्टिकल रीजन से फाइबर्स जाते हैं थ्रू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हैंड्स को, क्योंकि हैंड्स में बहुत फाइन मूवमेंट लाइक राइटिंग स्किल्स हो गए या गिटार बजाना वगैरह हो गया, ये सब कुछ हैंड्स के होते हैं और हैंड के मूवमेंट्स भी ज्यादा होने की जरूरत है। तो उसको ज्यादातर न्यूरॉन्स और ज्यादातर ब्लड सेल ने सप्लाई किया होता है। और जो एनल मूवमेंट है या विसरल स्फिंक्टर के मूवमेंट है वो पेरा सेंट्रल लोब्यूल में था, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो मीडियल साइड पर दिखाई देता है। फिर इसके बाद कहते हैं ना कि हमारा जो प्रीमोटर एरिया है ये क्या करता है, ये डिफरेंट एफेरेंट फाइबर्स रिसीव करता है। कौन कौन से एरिया से रिसीव करते हैं? सबसे पहले जो ये वाला एरिया था सेकेंडरी मोटर एरिया, इससे भी रिसीव करते हैं एफेरेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बेजल गैंग्लिया उससे भी रिसीव करते हैं, नीचे सेरेबेलम से भी ये रिसीव करता है, यहाँ पर पीछे सेंसरी एरिया होता है, इन सब से ये क्या करते हैं हाँ, और यहाँ पर बेजल गैंग्लिया जो होते हैं वहां से भी रिसीव करते हैं। तो ये क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये बेजल गैंग्लिया, सेरेबेलम वगैरह ये अनवांटेड मूवमेंट अवॉइड कर देते हैं और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रिसाइज मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये जो ट्रेस नीचे मसल्स को जाते हैं ताकि इसमें इन सारे की सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद हो, क्योंकि प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है ये जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है उसके लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आ जाता है क्या प्री मोटर एरिया। तो प्री मोटर एरिया सुपीरियरली इस तरह वाइड होते हैं और नीचे इस तरह थिन हो जाते हैं, एक विच शेप बना देता है ये। इसका जो होते हैं ना दो डिफरेंस है प्राइमरी मोटर एरिया से। एक ये डिफरेंस है कि इसमें जो बेड सेल्स होते हैं वो नहीं होते, इसमें आम जनरल मीडियम एंड स्मॉल साइज पायरामिडल सेल्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके लिए जो मूवमेंट के लिए स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए प्राइमरी मोटर एरिया से। बाकी इनकी जो स्टिमुलेशन है वो सेम वही मसल्स को ही सप्लाई जाती है जो जिसको प्राइमरी मोटर एरिया से जाती है, लेकिन इसके लिए जो स्टिमुलेशन होता है एक्शन पोटेंशियल वो स्ट्रांग की जरूरत होती है।
और सेम टू सेम उसी तरह ये क्या करते हैं, उस कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को ही सप्लाई कर देते हैं, जो नीचे जाकर लोअर मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल्स को फिर सप्लाई करती है। लेकिन इसका भी एफरेंट फाइबर आती है, थैलेमस से भी आती है, बेसल गैंग्लिया से भी आती है, और सेंसरी कॉर्टेक्स से भी आ जाती है। पीछे जो सेंसरी कॉर्टेक्स है, इन सबसे फाइबर्स आ जाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हमने कोई मूवमेंट किया होता है और हमें जो याद हो उस वो याद रखने के लिए जो एरिया इन्वॉल्व होते हैं वो भी यही एरिया होता है। ये हमें अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस के लिए मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है। अब इसमें एक और एरिया है जो कि है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ये इस प्री मोटर एरिया से ऊपर जाकर मीडियली जो पेरा सेंट्रल लोब्यूल था उसमें जाते हैं, और ये भी क्या करते हैं, कंट्रालेटरल मूवमेंट का करते हैं जब हम इसको स्टिमुलेट करें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि अगर ये डैमेज हो जाए या हम इसको रिमूव करें तो ये हमारे लिए कोई परमानेंट मूवमेंट रिमूवल नहीं करता, क्योंकि वही मूवमेंट जो होते हैं ना प्राइमरी एंड मोटर प्री मोटर एरिया क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो मूवमेंट कस करते हैं, सेम वही बात है कि इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन की जरूरत होगी। अब इसमें एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं फ्रंटल आई फील्ड, वो इस रीजन में होता है। ये यहाँ पर क्या होते हैं, फेस के लिए रीजन होते हैं, इसके आगे होते हैं, और ये जो मिडल फ्रंटल गहराई है इसमें ही इस रीजन में होता है। तो ये वही है इसके बारे में। और ये क्या करती है, ये वॉलेंट्री कंजुगेट मूवमेंट्स ऑफ द आई कंट्रोल करता है, जबकि जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं उसके लिए जो एरिया होते हैं वो ऑक्सीपिटल लोब में होते हैं। सही है। बात ये कि ये क्या करते हैं, ये अपना पाथवे दे देते हैं किसी कोई चीज को, सुपीरियर कोलिकुलस को ऑफ द मिड ब्रेन। फिर वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्युलर मसल जो न्यूक्लियस सप्लाई करते हैं, लाइक थर्ड न्यूक्लियस हो गया और सिक्स न्यूक्लियस हो गया, इनको दे देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पेरा पोंटाइन एरिया होता है ना हमारी विजुअल फील्ड के लिए, वही उस जगह को दे देते हैं। और ये दोनों फिर कनेक्ट होते हैं थ्रू द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस। तो अब जब हम ये जगह स्टिमुलेट करते हैं ना, लेट्स से ये हम राइट फ्रंटल आई फील्ड में स्टिमुलेट करें तो हम हमारे जो आइज होंगे वो लेफ्ट साइड की तरफ कंजुगेटली मूव करेंगे। तो ये क्या है, ये अबाउट फ्रंटल आई फील्ड। इसके बाद आ जाता है मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकास एरिया। तो वो क्या होते हैं, वो इंफीरियर फ्रंटल गायरस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ये रेड वाला जगह है यहाँ पर। अब इस ब्रोकास एरिया क्या होता है, कनेक्शन होता है नीचे की तरफ 5th 7th और 12th न्यूक्लियाई को जो सप्लाई करते हैं मसल्स ऑफ द लेरिंग्स, माउथ, टंग, सॉफ्ट पैलेट, रिस्पिरेटरी मसल्स हो गए, जितने भी मसल्स हमारी लैंग्वेज में इन्वॉल्व हो वही होते हैं। और ये क्या करते हैं, मोटर एरिया से भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारी स्पीच प्रोडक्शन में मदद देते हैं। ये जो एरिया होते हैं ये इसकी डोमिनेंस होते हैं, कुछ लोगों में ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में डोमिनेंट होते हैं, कुछ लोगों में राइट हेमिस्फीयर में। लेकिन इसका जो मेन डोमिनेंसी है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, जो कि 96% है, और जो दूसरा वो नॉन डोमिनेंस होते हैं, लेकिन ये कोई फर्क नहीं करता। अब फ्रंटल गायरस में एक और एरिया आ जाता है जिसको बोलते हैं फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला जो एरिया होता है ये क्या करते हैं, हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर, डिसीजन टेकिंग जो होता है, जजमेंट हो गया, फीलिंग्स हो गया, इन सब चीजों के साथ क्या करता है, ये कंसर्न होता है। जाहिर बात है ये आगे की तरफ है, इसलिए इसमें सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गहराई का कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा जो ऑर्बिटल गहराई बनती थी छोटे छोटे, उनका भी इसमें कुछ पार्ट्स शामिल होते हैं। इसको एफरेंट फाइबर आते हैं कहाँ से, थैलेमस से आ जाती है, हाइपोथैलेमस से आ जाती है, और कॉर्पस स्ट्रिएटम, बेसल न्यूक्लियाई एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस से भी इसको एफरेंट फाइबर्स आ जाते हैं। अब क्या होता है कि इससे जो पाथवे जाते हैं ना इफरेंट, वो जाता है कहाँ पर, पोंटाइन में। यहाँ पर पोंटाइन न्यूक्लिया होते हैं, उससे कहा जाता है फिर सेरेबेलम में। तो इसको कहते हैं फ्रंटो पोंटाइन पाथवे। और ये पाथवे सारा का सारा क्या है, सेरेब्रो पोंटाइन सेरेबेलर पाथवे, क्योंकि इसको कनेक्ट किया थ्रू द पोंटाइन न्यूक्लियाई सेरेबेलम के साथ। अब क्या था कि कार्पस कोलोसम के जो दो तरह के फाइबर थे जो दो फ्रंटल लोब को कनेक्ट करते हैं, जिसको बोलते थे फॉरसेप्स माइनर्स, वो क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के जो दोनों ब्रोका एरिया होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ताकि इनके दरमियान क्या हो, क्रॉस टॉकिंग हो। इसके बाद फ्रंटल लोब आ जाते हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।